नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारे आजकल का जो विषय है सामान्य हिंदी में, हम शब्द भेद की ओर पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है ना, हमारा शब्द भेद अभी चल रहा है। तो इस शब्द भेद की हमारी क्लास 1 हो चुकी है, जिसको आप पहले विजिट कर सकते हैं। तो मैंने शब्द के बारे में कुछ आपको कल व्याख्यान बताया था। उसी में मैंने कहा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आपका नाम होगा, किसी का नाम राजेश होता है, क्या हो गया, किसी का नाम राजेश हो गया, किसी का नाम कृष्ण हो गया, किसी का नाम राधा हो गया, किसी का नाम सरिता हो गया, किसी का नाम सीता हो गया। तो जो ये नाम है बच्चों, ये क्या करते हैं, अपने अपने वर्णों से मिलते हैं। वर्ण जैसे जैसे अगर मैं राजेश की बात करता हूं, र, धन आ, धन ज, धन ए, धन श, धन अ। तो ये हमारे जो हैं एक एक करके स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, राजेश नाम के शब्द को बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कृष्ण की बात करता हूं, तो कृष्ण का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपसे परसों जो वीपीडीओ वाली परीक्षा थी उसमें भी शायद पूछा गया था कि आप श्रीमान या श्रीमती का आप क्या कीजिए, वर्ण विच्छेदन कीजिए। तो कृष्ण का क्या होगा, क, धन री, धन श, धन ण, धन अ। और एक वही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे श्रीमती या श्रीमान। ठीक है, चलिए श्रीमान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, श्रीमान ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स। ठीक है, स, धन र, धन ई, धन म, धन आ, धन न, धन अ। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारे वर्ण है, इन वर्णों का जो सार्थक है मेल, उस मेल से हमारे निर्मित शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों को हम शब्द कहते हैं। और उसी में हमने कहा था कि शब्दों का क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का अर्थ क्या है कि जो हमारे वास्तव में शब्द आए हैं, इन शब्दों का स्रोत क्या है। तो उसी आधार पर मैंने इसको 5 स्रोतों में आपको बताया कि पहला होता है स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं। दूसरा मैंने कहा रचना के आधार पर शब्द होते हैं। तीसरा मैंने प्रयोग के आधार पर कहा। चौथा व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। पांचवा अर्थ के आधार पर कहा। तो जो मैंने इसका सबसे पहला भाग आपसे कहा था कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, मैंने इसके मुख्य आपको 4 भेद बताए थे। कौन कौन से, एक बताया था आपको तत्सम, दूसरा बताया था तद्भव, तीसरा बताया था मैंने देशज, चौथा बताया था आगत। ये इसी आगत को क्या कहते हैं बच्चों, विदेशज। तो ये हमारे 4 भेद बताए थे। और इन्हीं के मेल से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। ठीक है ना, इन्हीं शब्दों के आपसी मेल से हमने किस शब्द का निर्माण किया, तो संकर शब्द का निर्माण किया। ये आपने मुझसे कल पढ़ लिया था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो एक बार उसको रिविजिट जरूर करें। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों हमारा दूसरा, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार से होते हैं। पहले ही बता दूं, जैसे मैंने कल भी बताया था, 2 प्रकार से होते हैं। कौन सा, एक तो होते हैं मूल शब्द, या इन्हीं को कहा जाता है रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ का अर्थ होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनको हम खंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों व्युत्पन्न शब्द। क्या शब्द, व्युत्पन्न शब्द। और ये व्युत्पन्न शब्द अपने आप में फिर से दो भाग में फिर से बढ़ता है। सर ये कौन कौन से 2 भाग हैं इसके, एक भाग है हमारा यौगिक, एक भाग है हमारा यौगिक शब्द, दूसरा है योगरूढ़ शब्द। दूसरा हमारा क्या है, योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द हो गया। उसके बाद बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब इस प्रयोग के आधार पर भी हमारे 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य शब्द, दूसरे होते हैं बच्चों पारिभाषिक, जिनको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, जैसे रासायन हो गए। ठीक है ना, पारिभाषिक शब्द हो गए। अगला इसके बाद हमारा आता है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, जिसमें आप व्याकरण में लिंग, वचन, कर्म, कारक, इस तरीके के जो शब्द देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे राधा किसी का नाम ले रहा हूं, कृष्ण किसी का नाम ले रहा हूं, तो व्याकरण की दृष्टि से वो लिंग को भी उच्चारित कर रहा है। यदि मैं किसी लड़के का नाम लूं, तो जैसे मैंने कहा राकेश, तो राकेश स्वयं में लिंग को बताता है कि वो पुल्लिंग के लिए हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। यहीं पर मैं सीता की बात करूं, गीता की बात करूं, राधा की बात करूं, प्रियंका की बात करूं, तो ये जो नाम है बच्चों, ये लिंग को निर्धारित कर रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसी व्याकरणिक जो हमारा प्रकार्य है, उसके आधार पर भी ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला तो क्या हो गया, विकारी, दूसरा अविकारी। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारा अर्थ के आधार पर हमारी 4 भाग में बढ़ता है। जैसे कौन कौन सा है, पहला है पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा है हमारे विलोम शब्द। तीसरे हैं हमारे
एक आर्थी और अनेकार्थी। क्या कहा? एक आर्थी, चौथा अनेकार्थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस हमारे प्रकार के कितने भेद हैं। तो कल हमने पहला भेद हमारा डिस्कस कर लिया था, स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, जहां हमने संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द और उनसे उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द कहा था। और हमारे देश में उत्पन्न जो शब्द होते हैं उन्हें हमने देशज कहा, जिनके स्रोत का हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। अगला आगत शब्द, जो हमारे विदेशी आक्रांता या भारत में आने वाले कई सारे विदेशी यात्री थे, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग भारत में किया उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहा। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनके हमने कल में बात की थी। अब आती है बच्चों अगला हमारा किसके बारे में? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारा ये टॉपिक शुरू होगा। तो स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर हमने कल डिस्कस कर लिया है। देखिए ये मैंने बताया था आपको, और इसी के पास हमने अंतिम रूप से कहा था संकर शब्द, जहां पर दो विभिन्न भाषा स्रोत होते हैं। ठीक है, और आगे हमारा अगला आने वाला है सेकंड भाग, रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर हमारे बच्चों दो प्रकार से होते हैं, एक है हमारा मूल शब्द और एक है हमारा व्युत्पन्न शब्द। जैसा कि मैंने कहा, ये मूल शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं सर? जैसे अगर मैंने आपसे कहा पानी, क्या पानी को आप तोड़ के इसके अलग अलग अर्थ को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं। अगला मैंने कहा पत्थर, तो क्या आप पत्थर को भी तोड़ कर क्या उसके आप अलग अलग भेद खोल सकते हो? नहीं तोड़ सकते हैं सर, इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो उसके बाद अगर मैं आपसे कोई और बात करता हूं, जैसे आग ले लीजिए, पेड़ लिख लीजिए, पानी लिख लीजिए, तो ये इत्यादि हमारे क्या हो गए हैं? शब्द हो चुके हैं। तो इन शब्दों में क्या आप इन शब्दों को देखकर बता सकते हैं कि क्या हम इन्हें तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने पानी को कहा, पानी हमारा एक प्रकार से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द मतलब एक बार जाकर वो निश्चित हो चुका है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसी के साथ हम पत्थर को भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसके शब्दों को भी नहीं तोड़ सकते हैं, आग के शब्द को भी हम नहीं तोड़ सकते, पेड़ को भी, पानी को भी, और हमारा इसके अलावा जितने भी अन्य शब्द आते हैं। उसके बाद बच्चों तो हमारे ये शब्द क्या कहलाएंगे? मूल शब्द या रूढ़ शब्द, जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? ये वे शब्द हैं जिनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और दोनों के अपने आप में सार्थक खंड होंगे। ठीक है ना? तो ये व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं? चलिए इनकी परिभाषा लिखिए। वे शब्द जिनके सार्थक खंड संभव हैं। संभव है। आपको ये परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको इसका मतलब समझना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे कोई इसकी परिभाषा नहीं पूछने वाला। आपसे पूछेगा इसमें ऑप्शंस नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा हमारा मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, या हमारा व्युत्पन्न शब्द है। अब ये हमारे सार्थक खंड भी दो प्रकार से होते हैं। तो हमारे जो व्युत्पन्न शब्द है बच्चों, ये दो प्रकार से टूटते हैं। तो इसके भेद कितने होते हैं? ये कितने भागों में बंटता है? ये दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आता है हमारा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और दूसरा आता है बच्चों हमारा योग रूढ़ शब्द। अब दोनों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सर ये यौगिक और योग रूढ़ में अंतर क्या होता है? चलिए एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपको एक शब्द दिया गया, जैसे मैंने आपसे कहा पुस्तकालय, एक मैंने यौगिक शब्द लिया, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं और उनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है ना? पृथक खंड के अर्थ उपस्थित होते हैं, अर्थ उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे उदाहरण के लिए एक शब्द लिखता हूं पुस्तकालय। क्या कहा मैंने? पुस्तकालय। अगला मैंने कहा शिवालय। अगला मैंने शब्द क्या कहा? शिवालय कहा। तो बच्चों अगर मैं इसको दो भागों में बांटता हूं, जैसे पुस्तक और आलय, पुस्तक धन आलय, शिव धन आलय, यहां पर पुस्तक का अपने आप में एक अर्थ निहित है। जैसे आप पुस्तकालय के लिए एक अलग से पुस्तक की बात करते हैं और आलय के लिए आप घर का प्रयोग कर रहे हैं, उसी की कंपेयर में, उसी के अपोजिट अगर आप योग रूढ़ शब्दों को देखेंगे तो इनका आप जब पृथक खंड करते हैं ना, तो खंड तो संभव है, पर ये अंतिम रूप से एक स्थान पर जाकर आरूढ़ हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो इनका अर्थ क्या होता है? कहा मैंने योग रूढ़ शब्द किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जो
एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ हो जाते हैं मतलब वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, एक शब्द पर जाकर क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं पंकज। ठीक है, इसका उदाहरण हम क्या कह सकते हैं, जैसे पंकज। ठीक है, तो मूल शब्द देखिए एक बार यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा पानी, हमारा मेंढक हो गया, लकड़ी हो गया, गर्मी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी, गाय, ये हमारे सारे शब्द हो गए। तो इन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते हो, तो मूल शब्द हो गए। और हम बात कर रहे थे बच्चों अभी व्युत्पन्न शब्द की। तो व्युत्पन्न शब्द में हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से निर्मित शब्द है। शब्दांशों के मेल से निर्मित शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अपने आप में फिर क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो इसमें मैंने क्या कहा, एक तो यौगिक कहा और दूसरा योग रूढ़ कहा। ठीक है, यही आपसे कहा। तो इसके लिए जैसे मैंने कह दिया पुस्तकालय, शिवालय, लोकप्रिय, लोकों में प्रिय। तो ये जो शब्द है हमारे बच्चों, ये क्या होगा, लोकप्रिय किसी एक पर जाकर नहीं रुक रहा है। अगर मैं बॉलीवुड स्टार अगर शाहरुख खान के लिए लोकप्रिय है कहूंगा, तो वहीं पर सलमान खान के लिए भी कह सकता हूं, आमिर खान के लिए भी कह सकता हूं। इसका मतलब है कि आप केवल एक पर जाकर नहीं रुक रहे हैं। तो उन शब्दों को कहा जाता है योगरूढ़, पर यौगिक शब्द कहा जाता है। और योगरूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, जो केवल एक पर जाकर ही क्या कहते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, जो एक पर जाकर रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका यदि मैं आपको उदाहरण देता हूं, तो इसका उदाहरण मैंने आपसे अभी कहा, जैसे आप लिख सकते हैं नीलकंठ। नीलकंठ को आप देख रहे हैं कि नीला है कंठ जिसका, पर आप रुक कहां जाते हैं, भगवान शिव पर। अगर मैं बात करता हूं पंकज की, तो पंकज में आपने कहा पंक है, पंक में जन्म हुआ, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, पर आप रुक जाएंगे कहां पर, कमल पर। क्योंकि कीचड़ में जन्म लेने वाले हमारे कई अन्य भी जीव हो सकते हैं, पर आप रुकेंगे कहां पर, हमारे केवल कमल पर। उसी तरीके से आपने कहा लंबोदर, क्या कहा आपने, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पर आप लंबोदर कहने पर केवल आरूढ़ हो जाएंगे कहां पर, गणेश पर रुक जाएंगे। ठीक है कि नहीं है। और मैंने एक शब्द और मान लिया, कहा मैंने पीतांबर। तो पीतांबर कहने पर भी आप कहेंगे कि हाँ सर, पीतांबर के लिए तो हम किसके लिए प्रयोग करें, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो आप एक व्यक्ति पर जाकर या किसी एक वस्तु पर जाकर क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, रूढ़ हो जा रहे हैं। तो उन शब्दों को कहा हमने क्या, योग रूढ़ शब्द। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको अभी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप चारपाई की बात करते हैं, चार है पैर जिसके, पर चारपाई आप टेबल के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, कुर्सी के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, गाय के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। केवल चारपाई आप सोने वाले जो वस्तु है केवल उसके लिए आप प्रयोग करते हैं। तो वे शब्द जो एक पर जाकर आरूढ़ हो जाते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। और जो हमारा अनेकों स्थानों पर जाकर फैल जाता है, जैसे वाचनालय है, लोकप्रिय है, ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं बच्चा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द चिपकते दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें भी चिपक रहे हैं। नील है कंठ, पंख धन ज, लंब धन उदर, पीत धन अंबर, चार धन पाई, चार पैरों वाला। तो चार पैरों वाले तो हमारे जानवर भी होते हैं, चार पैर तो टेबल के भी होते हैं, चार पैर तो हमारी कुर्सी के भी होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, पर उनको हम चारपाई नहीं बोलते हैं। चारपाई केवल हम सोने वाली जो वस्तु है उसी के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां पर ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो ये हमारा इसका भाग हो गया। अगला आता है बच्चों प्रयोग के आधार पर। तो हमारा जो इससे पहले वाला भाग था, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना, वो रचना था, अब ये प्रयोग के आधार पर है। क्या कह रहा है, वे शब्द जिनके अर्थ प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रयोगात्मक रूप से अर्थ क्या है, जैसे आपसे मैं कहता हूं इसे कितने प्रकार होते हैं, कहा मैंने सामान्य और पारिभाषिक होते हैं। चलिए एक बार इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने कौन सा वाला भाग पढ़ रहे हैं आप, प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना। तो प्रयोग के आधार पर शब्द, इसको मैंने कितने प्रकार से कहा, दो प्रकार से। पहला कहा मैंने सामान्य शब्द, दूसरा मैंने कहा बच्चों पारिभाषिक शब्द। आप केवल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शब्द है क्या, शब्द को हम जानते कैसे हैं। अगर मैं एक शब्द आपके सामने कोई भी ले लेता हूं, तो उस शब्द का उत्पत्ति का स्रोत या हम उसे जान कैसे पा रहे हैं, तो ये हमारे जानने का प्रयास है। तो उसी में हमने सबसे पहले अगर मैं बात करूं सामान्य शब्द की, तो सामान्य शब्द होता क्या है, सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिनका आप अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपने बात की पानी की, ठीक है ना, वे शब्द जिसका आप अर्थ नहीं निकाल सकते। पत्थर, अब पत्थर का अर्थ कौन बताएगा, कुछ नहीं। आग,
तो ये शब्द हमारे क्या हो गए, सामान्य शब्द हो गए। ठीक है, रोटी, और उसके साथ आप क्या कह सकते हैं, बर्तन। तो बर्तन का आप अर्थ क्या बताएंगे, है कि नहीं है। तो वे शब्द जिनको आप देखकर उसके अर्थ का बोध नहीं करा सकते उन्हें हम सामान्य शब्द बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जो शब्द हो गए, है कि नहीं। तो वे शब्द हमारे क्या हो गए, सामान्य शब्द हो गए। उसी के साथ हमने अगला शब्द लिया यहां पर, पारिभाषिक शब्द। अब पारिभाषिक क्या होते हैं, जिन शब्दों के उच्चारण से आप उसकी परिभाषा का ज्ञान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूं, चलिए इसको एक बार परिभाषा में लिख लेते हैं, वे शब्द जिनको परिभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग स्कूल में देखते होंगे, जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में आप कई सारे शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे आप विषयों के लिए प्रयोग करते थे, एक आप बात करते थे रासायनिक, केमिस्ट्री, उसी के साथ आप बात करते थे यहां पर जीव विज्ञान। किसकी बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं घर्षण, आप बात किसकी कर रहे हैं, घर्षण। तो इन शब्दों से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो शब्द बोध है, तो उसमें आप एक शब्द से उसके अर्थ का बोध कर सकते हैं। समझ पा रहे होंगे। तो उन शब्दों को कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। समझ रहे हैं ना। तो ये प्रयोग और प्रयोग के आधार पर जो हमारा शब्द का विभेद है, सामान्य शब्द या पारिभाषिक शब्द, आप उन्हें उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां पर दो प्रकार के शब्द निकल के आए, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और अगला इसके बाद जो हमारा रूप निकलता है वो है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, तो वे क्या कहलाते हैं, व्याकरणिक प्रकार्य, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर व्याकरणिक अनुबंधों जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुबंधों का प्रयोग होता है। अब लिंग, वचन, कारक जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये क्या होते हैं सर। तो इसमें हमने कहा कि इसके दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी शब्द। तो इसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये विकारी अविकारी होते क्या है, व्याकरणिक प्राकार्य वास्तव में है क्या। तो यदि मैं व्याकरणिक प्राकार्य में पहला आपसे कहूं हमारा विकारी शब्द, तो आप विकारी शब्द को इस तरीके से देख सकते हैं कि वे शब्द जिनके प्रयोग करने से हमारा विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो वे शब्द लिख सकते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग करने पर विकार, विकार को क्या कहेंगे, परिवर्तन। विकार को क्या कहेंगे बच्चों, परिवर्तन। विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनको प्रयोग करने से जिनका हमारा परिवर्तन या हमारा विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे हम क्या कह सकते हैं, इसके प्रकार कौन से होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास संज्ञा आती है, हमारे पास सर्वनाम आता है, हमारे पास विशेषण आता है, हमारे पास क्रिया आती है, ये हमारे इत्यादि। ठीक है, तो इन शब्दों को देखने से आपको विकार उत्पन्न होता है। जैसे मैं अगर संज्ञा की बात करूं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा की गई क्रिया को, किए गए कार्य को हम क्रिया कहते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि संज्ञा में हमने जैसे संज्ञा के भेद पढ़े थे, तो नहीं पढ़े तो कल विकारी शब्दों को मैं दोबारा से आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो संज्ञा को यदि आप बात करते तो संज्ञा के आपने भेद पढ़े थे, कौन कौन सा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा आपका समूहवाचक, और पांचवा आपका द्रव्यवाचक। तो ये तो भेद हो गए हमारे किसके, संज्ञा के। अब संज्ञा में जैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया हिमांशु। किसका नाम ले लिया बच्चा,
हिमांशु। अब हिमांशु मैंने एक नाम ले लिया, उसी के साथ मैंने नाम ले लिया हिमानी। क्या नाम ले लिया? हिमानी। तो दो नाम आपको दिख रहे हैं। अब इन शब्दों का जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इससे आपका वाक्य पूरा परिवर्तित हो जाएगा। यदि मैं कहता हूं हिमांशु भोजन करता है, हिमांशु भोजन करता है, आप जब इसी शब्द के इसी वाक्य को पूरा करने के लिए हिमानी के लिए प्रयोग करेंगे तो यहां पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। हिमानी भोजन करती है, हिमानी क्या करती है? भोजन करती है। तो ये किस वजह से हुआ? इसका कारण क्या था? इसका कारण था हिमांशु, लिंग। इसका कारण थी हिमानी। तो जिस वजह से हमारा क्या होता है, लिंग, वचन, कारक, कर्म पर हमारा परिवर्तन उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग करने से लिंग, वचन, कर्म, लिंग, वचन, कर्म, कारक में परिवर्तन उत्पन्न होता है या हमारा विकार उत्पन्न होता है, उसे हमने क्या कहा? विकारी शब्द कहा। उम्मीद करता हूं समझ में सभी कुछ आ रहा होगा। तो यहां पर जैसे ही मैंने एक लिंग का प्रयोग किया, हिमांशु, पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग के लिए आपने कहा करता है। यहां पर आपने हिमानी का नाम लिया, हिमानी भोजन करती है। तो विकार कैसे बदल गया? देखो, करता है और करती है में परिवर्तित हो गया। तो जैसे ये परिवर्तन हमें देखने को मिला, उन शब्दों को हमने क्या कहा? विकारी शब्द कहा। और वे विकारी शब्द उत्पन्न कहां से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से होते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इन शब्दों को जब हम देखते हैं, जैसे हमने इसमें संज्ञा शब्द के लिए ले लिया, मैंने एक व्यक्तिवाचक की बात की, तो व्यक्तिवाचक में ही आपको परिवर्तन देखने को मिल गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे क्या होते हैं बच्चा? विकारी शब्द होते हैं, जिनसे हमारे पूरे वाक्य में परिवर्तन उत्पन्न होता है कि नहीं है? सुंदर और सुंदरी, इस तरीके से हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं है? और लड़का और लड़की हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं इनके लिए, तो यहां पर भेद, परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो वो विकारी शब्द हो गए। ठीक है? इसी के साथ हमारा अगला आता है बच्चा विकारी, अविकारी शब्द। अगला क्या आता है? अविकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द क्या होता है? दूसरा, वे शब्द जिनके प्रयोग करने से लिंग, वचन, कारक, कर्म पर कोई बोध पर या हमारा परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। तो लिख सकते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग करने से लिंग, वचन, कारक में विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस अविकारी शब्द को देखने के लिए आप जैसे प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे कई सारे अव्ययी शब्द होते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं? अव्ययी शब्द। ठीक है? क्रिया विशेषण शब्द इत्यादि। तो ये जो हमारे शब्द हैं, जैसे मैं अगर इनमें से अव्यय शब्द को ले लूं, इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे और, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आप पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी, दोनों के लिए प्रयोग में करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा राहुल और भानु, या राहुल या महेश बाजार में घूम रहे थे। मैंने यहां पर पास्ट में ले लिया, ठीक है, भूतकाल में ले लिया। तो मैंने जैसे यहां पर राहुल और महेश कहा, तो आपके दिमाग में क्या आया कि दोनों पुल्लिंग है भाई, पुल्लिंग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करने में एक मैंने बीच में इनके शब्द डाल दिया और, जबकि दोनों पुल्लिंग है। उसी के सापेक्ष अगर मैं आपसे कहता हूं सीमा और गीता, देखिए, सीमा और गीता बाजार घूम रहे थे, तो मैंने यहां पर और का प्रयोग यहां पर परिवर्तन के लिए नहीं किया। अब ये सीता और गीता लगने से और यहां पर परिवर्तित नहीं हुआ,
परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। इसी तरीके से किंतु, लेकिन, परंतु, इनका भी प्रयोग आप उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से और का प्रयोग कर रहे हैं। परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। तो जहां पर परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, जिन शब्दों के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, जैसे अव्ययी शब्द हो गए, क्रिया विशेषण शब्द हो गए, इन शब्दों को बच्चों क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अंतिम भाग आता है जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर। पांचवा भाग कौन सा आता है हमारा बच्चों? अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है। यहां पर ये कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है पर्यायवाची। ठीक है। दूसरा तो होता है हमारा विलोम शब्द। तीसरा होता है बच्चों हमारा एकार्थी। और चौथा होता है अनेकार्थी। ठीक है। तो पर्यायवाची क्या होता है? जब हम किसी का नाम, किसी एक ही व्यक्ति को अनेक नामों से जानते हैं। ठीक है। जैसे घोड़े का नाम घोटक होता है, सुरंग होता है, हय होता है। ठीक है। जैसे हमारा सूर्य का नाम भानु, भास्कर, दिवाकर, पतंग। ये तो इस तरीके के जो हमारे एक व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, एक वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पंकज, नीरज, ये हमारा किसके लिए आ गया? हमारे कमल के लिए आ गया। तो जब एक के अनेक नाम मिलते हैं तो वहां पर हमारा क्या हो गया? पर्यायवाची लगता है। और जैसे दिन का रात हो गया, सुबह का शाम हो गया, इस तरीके से कई सारे विलोम शब्द होते हैं, वहां पर विलोम हो गया। उल्टा समझ लीजिए आप। तो उल्टे जहां पर शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्थ के आधार पर हमारे विलोम शब्द हो गए। एक आर्थी शब्द क्या होता है? जब एक शब्द को हम अनेकों के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एक आर्थी शब्द हो गया, किसी अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जैसे मैंने एक शब्द आपसे कहा द्विज, दो बार जन्म लेने वाला द्विज। तो दो बार जन्म लेने वाला कौन होता है? सांप भी होता है। उसी के साथ हमारी चिड़िया भी होती है। उसी के साथ हमारा ब्राह्मण भी होता है। तो ये जो शब्द है बच्चों, जैसे मैंने सांप कहा, अब ये सांप क्या है? एक बार ये अंडे के रूप में जन्म लेता है, एक बार ये फिर सांप के रूप में जन्म लेता है। चिड़िया, एक बार ये अंडा बनी, उसके बाद ये हमारा क्या बनी? चिड़िया बनी। उसी तरीके से दांत है, आपके दांत है। दांत एक बार आपके बचपन के दांत निकलते हैं ना, जिसे दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत हो गए, एक बार द्विज, दो बार जन्म ले लिया, दूसरे बार आपके वयस्क के जो मूल होते हैं दांत, वो आ जाते हैं। तो ये हमारे इस तरीके के हमारे कुछ शब्द होते हैं। ठीक है। तो ये तो आप कर ही लेंगे, इनका कॉन्सेप्ट तो आसान है। इससे पहले वाले जो समझने वाले टॉपिक्स थे उन्हें हमने देख लिया। और इन अविकारी और विकारी, अविकारी और विकारी जो दोनों शब्द हैं, इन शब्दों को मैं व्याख्यान अगले वाले वीडियो में और करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं हमारे जो शब्द के भेद हैं ये आपको यहां समझ में आए होंगे। और मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये इसके अंदर, ये सारे के सारे आपको बता दिए जाए। और उम्मीद करता हूं 5 के 5 भाग आपको भेद आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना। तो आप इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस होता है, जो डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपका जो हमारा कांटेक्ट है वो कमेंट बॉक्स के साथ हो सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बाकी हमारी अगली निरंतर क्लासेस आती रहेंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। जाते जाते हमारे क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।